हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन आयंस। तो उसी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ चार प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं, चारों प्रॉपर्टी डिस्कस हो जाएंगी आज, जिनमें सबसे पहली है आपकी फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दूसरी है आपकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी, थर्ड है आपकी इंटरस्टिशियल कंपाउंड और फोर्थ है आपका अलॉय फॉर्मेशन। तो आज ये चार चीजें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने जो हेडिंग बनाई है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हालांकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, जो कि आपका 9th चैप्टर है। चैप्टर का नाम ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो वहां आप डिटेल में पढ़ोगे कैसे बनते हैं, कैसे ये आपस में जुड़ते हैं, तो वो सारी चीजें वहां डिस्कस करूंगा। बट यहाँ ये समझ लीजिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट ही वो एलिमेंट है जो क्या बना सकता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जितने भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल लीजिए या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल लीजिए, देखोगे या पढ़ोगे, उन सब के अंदर जो सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रांजिशन मेटल मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट बेसिक बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है इसके अंदर, कैसे बनता है और क्या रीजन होता है इसके पीछे बनने के पीछे। तो सबसे पहले हेडिंग क्या बनाओगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उससे पहले छोटी सी टर्म समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या हैं। ध्यान सुना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दूसरा नाम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनके अंदर बॉन्ड कैसा बना हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हो। आपने पढ़ रखे हैं 3 तरह के बॉन्ड। कौन कौन से बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ध्यान देना, आयनिक बॉन्ड आपको पता है किस किस के बीच में बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में बनते हैं, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए ध्यान देना, जो सेंट्रल एटम आपका होगा उस पे चार्ज या तो क्या होना चाहिए, परमानेंट पॉजिटिव होना चाहिए या पार्शियली पॉजिटिव होना चाहिए, या उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, तभी वो क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोई दूसरी स्पीसीज जिसके पास या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, वो इसको अपने इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो यही चीज मुझे डिस्कस करवानी है यहाँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनके अंदर बॉन्ड कैसा बना हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो कौन बना सकता है, या तो वो लोन पेयर बनाएगा या वो नेगेटिव चार्ज बनाएगा। ठीक है, तो वही चीज डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो डेफिनेशन है वो कैसे फुलफिल होती है, कैसे उसको हम लर्न करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डेफिनेशन लिखोगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which are formed by metal ions by binding with anion or neutral molecules with coordinate bond। दोबारा देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड, वो जो बने होंगे बाय मेटल आयंस, किसके द्वारा, मेटल आयंस के द्वारा, क्या करके, बाय बाइंडिंग विद, जुड़ के, किसके साथ, एनायंस के साथ या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ। किस बॉन्ड से, विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं तो फॉर एग्जांपल आपकी बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ, FeCN6 3 नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल BC का ले लेंगे, FeCN6 4 नेगेटिव। अगर आप यहाँ चेक करो तो Fe के साथ कितने CN जुड़े हुए हैं, 6। आपको पता है अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो स्ट्रक्चर कैसा बनता है, टेट्राहेड्रल बनता है। तो चेक करेंगे यहाँ तो कितने CN हैं, यहाँ पे 6 CN आए हैं। तो इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स बना होगा, बट बाहर चार्ज कितना लिखा हुआ है, 3 नेगेटिव। ये 3 नेगेटिव चार्ज कैसे आया होगा उसका पता करने के लिए आपको Fe के ऊपर क्या पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए, कितना चार्ज उसके ऊपर
ऑलरेडी है, वो हम निकाल लेंगे, अपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। जिसका निकालना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं x। अगर मैं इसको x मानूं तो यहाँ Cn पे चार्ज कितना होता है -1, तो ये -6 हो गया। टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना हो गया -3, तो यहाँ F की स्टेट में है +3, क्योंकि जब -6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 और -3 कितना बचेगा +3। तो ये चार्ज कितना आ गया इसके ऊपर +3 आ गया Fe के ऊपर। अब Fe +3, Cn कितने आए हैं 6, तो सिंपल सी बात है, फिर चार्ज कितना रह गया कॉम्प्लेक्स पे 3 ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जितने भी बॉन्ड बने हैं ये सारे बॉन्ड कैसे बनेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि जो मेटल आयन है, ध्यान से सुना, मैंने कहा फॉर्म्ड बाय मेटल आयन, ये मेटल आयन क्या कर जाए, बाइंडिंग विद एनायंस और न्यूट्रल। यहां मैंने क्या लिए हैं एनायंस, इनको नाम लिगेंड बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं लिगेंड्स, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो अभी जस्ट समझ लीजिए कि लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स आपके मैंने पहले ही बताया है, एनायन भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट यहां आपके सिलेबस में केवल एनायन, नेगेटिव और न्यूट्रल बता रखे हैं। तो सेंट्रल आयन बाइंडिंग विद एनायंस या फिर न्यूट्रल के लिए एग्जांपल ले सकते हो आप NiCO4, निकिल पे 4 क्या जोड़ दीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसके अलावा NiH2O4 आप यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो कि वाटर क्या होते हैं आपके न्यूट्रल होते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल लेके पता कर सकते हैं कि डेफिनेशन कैसे आप उसको इंप्लीमेंट करोगे उसके ऊपर, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी, तो मेटल आयन पे क्या जोड़ना है, या तो एनायन जोड़ दीजिए या क्या जोड़ दीजिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ध्यान में क्या रखना है, बॉन्ड कैसा बनेगा, बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वही क्या कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, एग्जांपल वैसे बहुत सारे हैं, आप जितने चाहे देख के लिख सकते हैं। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वहां से आप चेक करके लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल वो लिख दूं यहाँ PTCl4 2 नेगेटिव, ये जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं ना ये वाले, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं सारे, ठीक है। इसके अलावा आप अमोनिया भी यूज कर सकते हो, वाटर भी यूज कर सकते हो, CO भी यूज कर सकते हो, F नेगेटिव भी यूज कर सकते हो। तो ये सारे कंपाउंड आप, सारे लिगेंड्स आप यूज करते हो, सारे अनायंस आप यूज कर सकते हो। ये सारे आप देख सकते हो अपने 9th चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब यहां पे मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन बताना है। जैसे मैंने बताया ना अभी आपको ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, बट क्वेश्चन ये कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना ही क्यों, व्हाई द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ये क्वेश्चन लिखेंगे यहां जो मैंने बताया आपको कि व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते ही क्यों हैं, देर आर 3 रीजन्स। कितने रीजन हैं 3, आंसर लिख रहा हूं मैं यहां, ध्यान देंगे। देर आर 3 रीजन्स ड्यू टू विच दे आर मेकिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसमें सबसे पहला क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, फर्स्ट रीजन क्या बनेगा, ड्यू टू कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ मेटल आयंस। तो मेटल आयंस के छोटा साइज होने के कारण ये क्या बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दूसरा क्या है, ड्यू टू, क्या एक ही कारण होगा, मैंने बताया था आपको 3 कारण है। दूसरा क्या है, ड्यू टू हाई आयनिक चार्ज। हाई क्या होता है, आयनिक चार्ज क्या होता है कि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अपने ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा शो करते हैं, दैट्स व्हाई दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लेंगे, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या होता है इनके पास, डी ऑर्बिटल होता है, और आपको पता है डी ऑर्बिटल होने से चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, अगर डी ऑर्बिटल होगा तो किसी भी लिगेंड्स को, किसी भी एटम को, या किसी भी आयन को, या किसी भी मॉलिक्यूल को पकड़ के कहां रख देगा, डी ब्लॉक में रखेगा, क्योंकि डी ब्लॉक में इसके पास जगह खाली बचती है, ठीक है। सो दीज 3 रीजंस आर देयर हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या व्हाट्स द रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाय ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, क्या रीजन होता है उसके पीछे। तो दीज 3 रीजंस आर देयर ड्यू टू विच दे आर रेस्पॉन्सिबल, दे आर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहला क्या है, कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज, इन मेटल आयंस का साइज क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा क्या है, हाई आयनिक चार्ज, आयनिक चार्ज हाई होता है। आयनिक चार्ज का मतलब क्या है, आयन की फॉर्म में चार्ज, जैसे कि +7 है, +6 है, +5 है, तो वो चार्ज क्या होता है, ज्यादा। और इनके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल अवेलेबल रहता है, जिसके कारण किसी भी मॉलिक्यूल्स को, लिगेंड्स को पकड़ के कहां रख देता है, डी में रख देता है, क्योंकि इसके पास डी में जगह खाली बचती है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बात समझ आ गई। नाउ वी विल डिस्कस कैटालिटिक प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी, और कैटालिटिक प्रॉपर्टी से भी एक क्वेश्चन जो है वो बहुत बार बनता है, वो क्या है, वो नोट कर लीजिए। व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शंस। मतलब क्या है कि ट्रांजिशन मेटल्स को ही कैटलिस्ट के तौर पे क्यों यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। मींस कैटलिस्ट तो और भी कोई हो सकता है, आपके पी ब्लॉक भी हो सकते हैं, आपके एस ब्लॉक भी हो सकते हैं, बट जब भी आप मैक्सिमम टाइम नोट करोगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी प्रिपरेशन में, किसी भी सिंथेसिस में, तो मैक्सिमम टाइम आपको कौन से मेटल देखने को मिलेंगे, ट्रांजिशन मेटल। तो व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन, तो क्यों यूज किया जाता है, उसके लिए आंसर क्या है वो नोट कर लेंगे कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, या फॉर्मेशन की वजह लिख लीजिए अवेलेबिलिटी ऑफ, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने के कारण इसका किस फॉर्म में यूज करते हैं हम, कैटलिस्ट की फॉर्म में। मींस इसको हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं, किसके कारण, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसलिए किसकी फॉर्म में यूज करते हैं, कैटलिस्ट की फॉर्म में। ध्यान में क्या रखना है, एस ब्लॉक के पास क्या होती है, वैलेंसी, पी ब्लॉक के पास भी क्या होती है, वैलेंसी, बट डी ब्लॉक के पास वैलेंसी नहीं होती, यहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, या सिंपली बोल दूं तो यहां क्या होता है, वैलेंस होता है। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन वैलेंसी एंड वैलेंस। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, बट वैलेंस क्या होता है, वैलेंस होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा बनाता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक बनाता है, और इसी मल्टीपल ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी के कारण ही ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, इनको एज अ कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये तो हो गई पहली बात। पहली बात का मतलब क्या है कि पहला ही जो पॉइंट है वो क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने बना दिया, कि क्या बना दिया, कि ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, व्हाई, बिकॉज ऑफ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जब हम इसको यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, तो एक काम क्या करता है, आपने बायोलॉजी में ही पढ़ा होगा, एंजाइम। एंजाइम और कैटलिस्ट का काम सेम होता है, एंजाइम एंड कैटलिस्ट बोथ आर सेम, जस्ट फर्क किसका होता है, एंजाइम हम यूज करते हैं किसमें, बायोलॉजिकल रिएक्शन में, बट कैटलिस्ट हम यूज किसमें करते हैं, केमिकल रिएक्शन में। तो ध्यान देंगे यहां, देयर आर टू फंक्शंस ऑफ, देयर आर टू फंक्शंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के कितने फंक्शन होते हैं, 2 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, होल्ड द रिएक्टेंट, मतलब सबसे पहले काम क्या करना है, रिएक्टेंट को होल्ड करना। जैसे मान लीजिए ये मैंने क्या लिया, कैटलिस्ट लिया, किस फॉर्म में लिया, सॉलिड की फॉर्म में लिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, यहाँ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, इन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो सबसे पहला काम कैटलिस्ट का क्या होगा, इन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को अपनी सरफेस पे क्या करना होगा, होल्ड करना होगा। होल्ड करने का मतलब क्या है, टू रिटेन, टू
अट्रैक्ट दीज रिएक्टेंट मोलिक्यूल ऑन इट्स ऑन सरफेस। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, अपनी सरफेस पकड़ के बैठ जाएगा। फिर जो रिएजेंट आपने लिया है वो रिएजेंट इस रिएक्टेंट के ऊपर, रिएजेंट मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक है। तो जो ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट इस रिएक्टेंट के ऊपर, ये जो रिएक्टेंट यहां मैंने रखा है इसके ऊपर क्या करता है, अटैक। तो उसके लिए क्या प्रोवाइड करता है, दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, प्रोवाइड एक्टिव साइट टू अटैक। मतलब कैटलिस्ट ने रिएक्टेंट को पकड़ लिया और रिएक्टेंट को पकड़ने के बाद उसका वो हिस्सा, वो फेस आगे करना है जिसपे क्या होना है, अटैक होना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर चलूं, मुझे किसी को पीटना है, ठीक है, मुझे किसी को पीटना है और मुझे टारगेट मैंने बनाया है उसके मुंह पे मारने हैं, ठीक है, उसके मुंह को पीटना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने 2-4 दोस्तों को बुलाया और 2-4 दोस्तों को कहा कि भाई वो उस बच्चे को या उस फलाने इंसान को पीटना है, ठीक है। पीटने के लिए वो मेरी हेल्प करेंगे, तो वो किसका काम कर, पीटना मुझे है, वो किसका काम करेंगे, कैटलिस्ट का काम करेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो उसको जाकर पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद मुझे कहां मारना है, फेस पे मारना है, तो वो उसका फेस मेरे सामने करेंगे। तो पहला काम उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ा, उसके हाथ पैर पकड़ लिए, ठीक है, पहला काम कर लिया, टू होल्ड द रिएक्टेंट को पकड़ लिया। दूसरा काम क्या है, उसके फेस पे मुझे मारना। मैं कौन हूं, अटैकिंग स्पीसीज या रिएजेंट मान लीजिए, मुझे उसके फेस पे लगाना है। तो जो मेरे दोस्त हैं वो दूसरा काम क्या करेंगे, उसका फेस, उसका थोबड़ा मेरे सामने करेंगे और मुझे क्या करना है, उस पर अटैक। कहने का मतलब क्या है, टू फंक्शन, फर्स्ट टू होल्ड द सबस्ट्रेट, सेकंड टू प्रोवाइड दैट एक्टिव साइट वेयर वी हैव टू अटैक, ठीक है। और सेम ही काम किस में होता है, एंजाइम में होता है, या ये कह लीजिए एंजाइम में कैटलिस्ट बोथ आर सेम, तो काम दोनों में सेम ही होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, प्रोवाइड एक्टिव साइट टू अटैक। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, होल्ड द रिएक्टेंट को होल्ड क्या करेगा, कहां, ऑन इट्स सरफेस। किसकी सरफेस पे, कैटलिस्ट की सरफेस पे, ठीक है, अपनी सरफेस पे रिएक्टेंट को होल्ड करेगा। और दूसरा प्रोवाइड एक्टिव साइट टू अटैक। बात समझ में आ गई। तो ये आपका कैसा पॉइंट था, दूसरा, कौन सा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, आपने बहुत सारी केमिकल रिएक्शन देखी होंगी। जैसे मैं बात करूं आपसे, आपने हैबर प्रोसेस देखी होगी। हैबर प्रोसेस में कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, वहां यूज करते हैं हम Fe। ध्यान देना, वहां Fe एज अ कैटलिस्ट यूज होता है और मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर यूज होता है। मैंने क्या कहा, आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है और MO एज अ प्रमोटर यूज होता है। तो हैबर प्रोसेस में भी किसका यूज होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट का एज अ कैटलिस्ट। इसके अलावा आपने एक और पढ़ी है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन यूज होता है, और एक और पढ़ी है आपने ओस्टवाल्ड प्रोसेस, इसमें कौन यूज होता है एज कैटलिस्ट। एक और पढ़ी है आपने, वो पढ़ी है आपने प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन। प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन जो बनाते हैं, गैसोलीन क्या होता है, पेट्रोल, जो पेट्रोल बनाते हैं उसके लिए भी मैं क्या चाहिए होता है, कैटलिस्ट चाहिए होता है, ठीक है। डिस्कस करते हैं कौन कौन से। कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैंने बताई है आपको, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में PT एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन में कौन, कोबाल्ट एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। ध्यान देना, मैंने कितने बता दिए आपको, मैंने आपको 6 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया आपको कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्यों करते हैं, ड्यू टू मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं। दूसरा, कैटलिस्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, उसके 2 फंक्शन होते हैं। पहला क्या करेगा, होल्ड द रिएक्टेंट ऑन इट्स सरफेस। दूसरा क्या करेगा, टू प्रोवाइड दैट एक्टिव साइट वेयर वी हैव टू अटैक। ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं जहां जहां ट्रांजिशन मेटल्स को यूज किया गया है एज अ कैटलिस्ट। हैबर प्रोसेस में किसका यूज होता है कैटलिस्ट के तौर पे, Fe का। MO क्या होता है वहां, प्रमोटर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, अच्छा कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होती है और हैबर प्रोसेस क्या होती है। हैबर प्रोसेस में क्या बनता है आपका, हैबर प्रोसेस में बनता है आपका अमोनिया।
कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपका क्या बनता है H2SO4 और ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या बनता है आपका HNO3। ये चीज याद रखना, ये बार बार आएंगे ये नाम, तीनों नाम कौन कौन से। हेबर प्रोसेस इज अ सिंथेसिस और प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज अ प्रिपरेशन और प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 एंड ओस्टवाल्ड प्रोसेस इज अ प्रिपरेशन ऑफ HNO3। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा, प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन को हम क्या बोल सकते हैं, हम पेट्रोल बोल सकते हैं। गैसोलीन को हम क्या बोल सकते हैं, पेट्रोल। पेट्रोल और गैसोलीन सेम ही होता है, हमारे यहाँ पेट्रोल बोलते हैं, फॉरेन कंट्री में क्या बोलते हैं, गैसोलीन। क्या यूज करते हैं, कोबाल्ट एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट। एक पॉइंट और बता रहा हूं, 7th पॉइंट क्या है वो सुनिए ध्यान से। यहां 7th पॉइंट क्या है कि जो Fe3 पॉजिटिव है, ध्यान सुना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Fe3 पॉजिटिव जो है वो कैटलाइज करता है, Fe3 पॉजिटिव कैटलाइज किसको, I नेगेटिव एंड S2O8 2 नेगेटिव, S2O8 2 नेगेटिव। नाम क्या है, पर सल्फेट आयन। इसका नाम क्या है, पर सल्फेट। इसका नाम क्या है, आयोडाइड आयन। कैसे कैटलाइज करता है ध्यान से देखेंगे। अगर मैं लूं Fe3 पॉजिटिव और क्या डाल दूं, I नेगेटिव S2O8 2 नेगेटिव, तो यहां से जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, ध्यान से देखेंगे यहां Fe3 मैंने कहा ये एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, तो जैसा लिया है वैसा का वैसा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव निकल गया बाहर एज इट इज, प्लस I को क्या बना दिया, I2, S2O8 2 नेगेटिव को क्या बना दिया, इसको बना दिया 2SO4 मीन्स सल्फेट बना दिया। और सल्फेट क्या होता है आपका, 2 नेगेटिव होता है, तो वो 2 नेगेटिव आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, Fe ने कैटलाइज किया I नेगेटिव को पर सल्फेट को। I नेगेटिव कन्वर्ट किस में कर दिया, चेक करना, I2 में। तो मतलब -1 से किस में चला गया, 0 में। तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन, मतलब I को कर दिया ऑक्सीडाइज। यहां चेक करें, यहां S से किस में गया है, इसमें। सल्फेट पे यहाँ चार्ज कितना, S पे कितना चार्ज होगा, यहां होगा +6, बट यहां चेक करें यहां कितना होगा। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, S2O8 2 नेगेटिव, इस पे निकालना है तो 2x -16 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो +14। तो यहाँ कितना आ गया, क्या +7 आ गया। तो S पे चार्ज कितना आ गया, +7। या ये कह दूं कि S पे ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +7। तो यहाँ कितना है, +7। +7 से किस में गया, +6 में। तो क्या रिड्यूस हो गया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो कहने का मतलब क्या है, ये काम किया किसने है, Fe ने। Fe जैसा लिया था वैसा का वैसा ही बाहर निकल गया। और आपको पता है कैटलिस्ट की खास बात क्या होती है, यही तो होती है। कैटलिस्ट की खास बात क्या होती है, यही होती है कि कैटलिस्ट जस्ट विल हेल्प इन प्रोसीडिंग या हेल्प इन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन इट। उसमें खुद इन्वॉल्व हुए बिना जस्ट उसके रेट को चेंज करता है। अब मैंने कहा रेट को चेंज करता है, तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है, हम हर बार क्या लेके चलते हैं कि भाई रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ाएगा, मींस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, बट दैट इज नॉट एवरी टाइम राइट। ये हर बार राइट नहीं होता, क्योंकि वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, वन इज पॉजिटिव कैटलिस्ट, अदर इज नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाए। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन की स्पीड को घटाए। इसीलिए मैंने कहा रेट चेंज होगा। अब चेंज में वो इंक्रीज भी हो सकता है और वो डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहां मैंने Fe3 पॉजिटिव के कारण क्या, Fe3 पॉजिटिव को लिया और Fe3 पॉजिटिव एज इट इज बाहर निकल गया। मतलब इसने केवल केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया होगा, जैसा लिया था वैसा का वैसा ही बाहर निकल गया है। ठीक है, काम किसने क्या किया, ये सारा काम किसकी प्रेजेंस में हुआ, Fe3 पॉजिटिव कारण। Fe3 पॉजिटिव ने I को कर दिया ऑक्सीडाइज, I नेगेटिव को कर दिया ऑक्सीडाइज, और S2O8 2 नेगेटिव को क्या कर दिया, रिड्यूस। मींस कैसी रिएक्शन हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन, बट दैट इज ड्यू टू Fe3 पॉजिटिव। बात समझ आ गई। एक बार नोट कर लेंगे सारे पॉइंट, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अपना इंटरस्टिशियल कंपाउंड। नेक्स्ट वन इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल के बारे में हमने अपना जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वहां हमने पढ़ रखा है
कि इंटरस्टिशियल क्या होता है। उससे पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, क्रिस्टल लेटिस। अगर आपको ये वर्ड पता है तो आपको इंटरस्टिशियल के बारे में भी पता होगा। क्रिस्टल लेटिस क्या होता है? अगर मैं किसी भी क्रिस्टल लेटिस का स्ट्रक्चर बनाऊं तो मान के चलिए मैं उसको रफली ऐसे बना रहा हूं। सो इट इज माय क्रिस्टल लेटिस। ये मेरे पास एक क्रिस्टल लेटिस है जो मैंने रफली जनरेट किया है या रफली ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई भी एटम आयन मोलिक्यूल, कोई भी एटम आयन मोलिक्यूल हो सकता है, मतलब कोई भी मेरा सीपी हो सकता है। सीपी का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो आपका एटम आयन मोलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये मेरा जो क्रिस्टल लेटिस है, मुझे इसकी इंटरस्टिशियल साइट, ध्यान सुनना भी, ये जो साइट है जहां पे कोई भी एटम आयन मोलिक्यूल रखा जाएगा, ये साइट क्या कहलाती है? लेटिस साइट। क्या कहलाती है? लेटिस साइट मीन्स द साइट वेयर एटम आयन मोलिक्यूल्स आर टू बी प्लेस्ड, दैट इज कॉल्ड लेटिस साइट। बट अब जो इसके बीच में जो ये जगह बची है, ध्यान देना, अभी मैं जो इसके बीच में जो ये जगह बना रहा हूं, जो ये जगह बची है ये वाली, इस जगह को नाम दिया गया है इंटरस्टिशियल साइट। मतलब IS लिख रहा हूं मैं यहां, दैट इज अवर IS। I मीन्स इंटरस्टिशियल, S मीन्स साइट। अगर इस जगह में, ध्यान सुनना, ये सबके अंदर प्रेजेंट है, यहां ये सारी की सारी मेरी क्या है? दे आर अवर इंटरस्टिशियल साइट। क्या है मेरी? इंटरस्टिशियल साइट्स। तो यहां 1 2 3 4 5 6 इंटरस्टिशियल साइट्स आर प्रेजेंट। अब अगर इंटरस्टिशियल साइट के अंदर, ध्यान से सुनना, डेफिनेशन बना रहा हूं, अगर इंटरस्टिशियल साइट के अंदर, हालांकि जगह बहुत कम होगी तो कोई छोटा एटम ही आ सकता है, इफ इंटरस्टिशियल साइट्स आर occupied by some small size atoms। ध्यान देना मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा if interstitial sites are occupied by, कि जो इंटरस्टिशियल साइट है अगर ये कवर कर ली जाए, ये घेर ली जाए किसी सम स्मॉल साइज एटम्स, किसी छोटे एटम के द्वारा, तो जो कंपाउंड बनेगा उसके घेरने के बाद, मतलब स्मॉल साइज एटम को यहां रखने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसको नाम दिया जाएगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बात समझ आ गई होगी। डेफिनेशन में यहां दोबारा बना देता हूं, तो मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं। एक्चुअल डेफिनेशन मीन्स जो इसकी डेफिनेशन जो यहां हुआ है, वो जो हुआ है उसकी डेफिनेशन में यहां लिख देता हूं कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो बने कैसे हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय, किसने बनाया है? क्रिस्टल लेटिस ने बनाया है। क्या करके बनाया है? फॉर्म्ड बाय या फॉर्म्ड व्हेन, ये कब बनेंगे? व्हेन स्मॉल साइज एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लेटिस। ध्यान देना मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो बनेंगे तब बनेंगे व्हेन स्मॉल साइज एटम्स लाइक H, B, C एंड N, मतलब हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन ट्रैप किए जाएंगे। ये यहां ट्रैप किए जाएंगे, या मैं H भी लिख सकता हूं, BB, CB, NB, मतलब कुछ भी लिख लीजिए। इंटरस्टिशियल साइट में HBCN, HBCN, HBCN में से कोई भी एक एटम आ जाए, ठीक है, ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लेटिस। पूरा क्या था?
क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस के बीच में ये जगह बची थी, क्या बोली जाती है? इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट में स्मॉल साइज के एटम क्या हो जाएं? ट्रैप। तो कंपाउंड को नाम दे दिया जाएगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बात समझ आ गई? सो दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब इसके बारे में हमें और भी कई पॉइंट पढ़ने हैं, वो मैं वन बाय वन साइड डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? इसकी डेफिनेशन ही हो गई, तो मैं यहां पॉइंट 1 लिख देता हूं। सेकंड पॉइंट क्या होगा? ये स्टोइचोमेट्रिक होते हैं कि नॉन स्टोइचोमेट्रिक होते हैं? दे आर यूजुअली नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। मतलब डिसऑर्डर आएगा, रेगुलरिटी टूटेगी। टूटेगी वैसे भी क्यों टूटेगी भाई? जब पहले डेंसिटी कम थी, अब डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे हो जाएंगे? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। अच्छा, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक तो हो गए, तो ये आयनिक होंगे, कोवलेंट होंगे, कैसे होंगे? ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ। क्या? दे आर नीदर टिपिकली आयनिक। दे आर नीदर टिपिकली आयनिक नॉर कोवलेंट। मतलब ना तो ये आयनिक होते हैं, ना ये कोवलेंट होते हैं। क्या मतलब? ना तो ये 100% आयनिक है, ना ये 100% कोवलेंट है। कुछ एग्जाम्पल लिखूं मैं यहां, सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल जैसे TiC, उसके बाद MN4N, और भी आपके बुक में दे रखे होंगे, चेक कर लेना वहां। ठीक है, इसके अलावा Fe3H, और मैं लिख देता हूं ETC। मतलब मैंने 3 एग्जाम्पल लिख दिए, TiC, MN4N, Fe3H। ध्यान देना, स्मॉल एटम ही आए हैं। यहाँ क्या आया है? कार्बन। यहाँ क्या आया है? नाइट्रोजन। यहाँ क्या आया है? हाइड्रोजन। और यही मैंने बताया था, इनमें से कोई भी छोटा एटम अगर इंटरस्टिशियल साइट में घुस जाए तो दैट विल बी इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, तो ये तो 4 पॉइंट हो गए इंटरस्टिशियल के बारे में। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये नेक्स्ट पॉइंट में बनाएंगे। 5th पॉइंट क्या बनेगा? फिजिकल एंड केमिकल characteristics of interstitial compounds are as। ध्यान देना, 4 पॉइंट ये हो गए। पहले पॉइंट में डेफिनेशन आ गई, दूसरे पॉइंट में दे आर नॉन स्टोइचोमेट्रिक, तीसरे पॉइंट में नेदर आयनिक नॉर कोवेलेंट, और कुछ एग्जांपल मैंने यहां लिख दिए हैं। अब जो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बने हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ठीक है, कि ये मेल्टिंग पॉइंट, जो मैं मतलब कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी है उनकी वो क्या होती हैं, रिएक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, इनके ये हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, नहीं करते, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो ये सारे पॉइंट किसके अंदर आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। तो इनको मैं सब पॉइंट बना के चलूंगा। ए पॉइंट क्या है? अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या वहां मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। हैव हाई एमपी। मेल्टिंग पॉइंट, अगर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो वो किससे ज्यादा हो जाएगा? अब पहले जो क्रिस्टल बना था वो प्योर मेटल का बना था, तो उससे ज्यादा हो जाएगा। तो क्या? हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल। जिस प्योर मेटल के अंदर वो डाला गया है, जिस प्योर मेटल के इंटरस्टिशियल साइट में वो एटम घुसे हैं, उस मेटल से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो वो हार्ड ज्यादा बन जाएगा कि सॉफ्ट ज्यादा बन जाएगा? वो हो जाएगा ज्यादा हार्ड। तो यहां हो जाएगा वेरी हार्ड। ठीक है, मेटल के अंदर जैसे कि आपको एग्जांपल ही पता होगा, गोल्ड जो होता है मेटल होता है, बट गोल्ड अगर मैं प्योर फॉर्म में लूं तो वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, उससे ज्वेलरी नहीं बना सकते। तो उसके अंदर हम क्या मिक्स करते हैं? उसके अंदर हम मिक्स करते हैं कॉपर। क्यों मिक्स करते हैं? क्योंकि कॉपर के मिक्स होने से उसकी थोड़ी हार्डनेस बढ़ जाती है और उसको ज्वेलरी में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं? वेरी हार्ड। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वेरी हार्ड, और जो वेरी हार्ड बनते हैं क्या बनते हैं? बोराइड्स के। जैसे मैं बता दूं, वेरी हार्ड एंड
बोराइड्स, बोराइड्स मतलब जैसे यहाँ लिखा ना नाइट्राइड, हाइड्राइड और कार्बाइड, अगर यहाँ कहीं पे बी आ जाए, कहीं पे क्या आ जाए, बी का मतलब बोरोन, अगर कहीं पे बी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, बोराइड। एंड बोराइड्स आर हार्ड लाइक डायमंड्स, और जो इसके बोराइड बनते हैं ना वो इतने हार्ड बनते हैं जैसे कि डायमंड हार्ड होता है। ठीक है, वेरी हार्ड एंड बोराइड्स आर हार्ड लाइक डायमंड। ठीक है, तो जो बोराइड्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, डायमंड के जैसे हार्ड बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्या इनकी कंडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, तो क्या लिखेंगे हम यहां, रिटेन क्या लिखेंगे हम यहां, रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, तो उसकी मेटेलिक कंडक्टिविटी क्या रहेगी, बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहां, अब मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, हार्ड हो जाएंगे, और जो बोराइड्स इनके बनेंगे वो डायमंड लाइक हार्ड हो जाएंगे, और मेटेलिक कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, रिटेन रहेगी, मेटेलिक कंडक्टिविटी सेम रहेगी। अब एक पॉइंट यहां केमिकल कैरेक्टरिस्टिक का भी डाल लीजिए, वो क्या होता है, दे आर केमिकली इनर्ट, मतलब केमिकली क्या होते हैं, सारे इनर्ट होते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते। दोबारा देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड में स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको बनाना है। नोट्स के अंदर अपना ध्यान रखना, जब भी आप नोट्स बनाओगे स्ट्रक्चर बना के बनाना, कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो इंटरस्टिशियल साइट है, अगर उस इंटरस्टिशियल साइट में कुछ छोटे साइज के एटम लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आ जाए, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, जो कि कैसे होते हैं, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, मतलब उसके रेगुलरिटी में डिसऑर्डर आ जाएगा, आ भी गया, डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि साइज जो एटम्स एक्स्ट्रा आए हैं। ठीक है, जो कि नीदर आयनिक नॉर कोवलेंट, जो कि ना तो 100% आयनिक होते हो ना 100% कोवलेंट होते। कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं यहाँ, बाकी एग्जांपल आप अपनी एनसीईआरटी बुक में चेक कर सकते हैं। फिर पर मैंने क्या लिखा कि इसकी कुछ फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो मैंने यहाँ कुछ 4 पॉइंट बना के लिखी है, सब पॉइंट्स बना के लिखी है। जैसे अगर फिजिकल की बात करूं तो दे आर हैविंग वेरी हाई एमपी, इनका एमपी क्या होता है, हाई एमपी होगा, किससे, प्योर मेटल से। जिस मेटल, जैसे मान के चलो ये एटम रखने से पहले, इंटरस्टिशियल साइट में एटम रखने से पहले मान के चलो लेट मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, मैंने माना है 100 डिग्री सेल्सियस था इंटरस्टिशियल एटम रखने से पहले। अब मैंने इंटरस्टिशियल एटम रख दिए तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा, नाउ इट विल इंक्रीज एंड इट मे रीच अप टू 150, 120, 130, वो कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो एमपी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, वेरी हार्ड, क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ेगी तो इट विल बिकम वेरी हार्ड। और इनके जो बोराइड्स होते हैं, मतलब जब बोरोन कहीं प्रेजेंट होता है, जो इंटरस्टिशियल साइट में अगर बोरोन आ जाए तो वो इतना हार्ड हो जाता है जितना क्या हार्ड होता है आपका, डायमंड हार्ड होता है। ठीक है, तो बोराइड्स की जो हार्डनेस है वो नियरली इक्वल टू जाती है किसके, डायमंड के। मेटलिक कनेक्टिविटी बनी रहेगी, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, लास्ट का पॉइंट मैंने केमिकल एक्टिविटी से लिखा, दे आर केमिकली इनर्ट इन नेचर। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड। नाउ वी विल डिस्कस alloy formation. Now the last one is there, that is alloy formation. तो alloy formation करने वाले मैंने कुछ पॉइंट यहाँ लिखे हैं, इन्हें को हम डिस्कस करेंगे। तो alloy formation में सबसे पहले alloy होता क्या है, alloy आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। alloy जब बनता है ये 2 डिफरेंट मेटल्स के कंबाइन होने से, या एक मेटल के नॉन मेटल के साथ कंबाइन होने से बनता है। मीन्स व्हेन अ मेटल कंबाइन विद अनदर मेटल एंड व्हेन अ मेटल कंबाइन विद अनदर नॉन मेटल या अदर नॉन मेटल, तो ये क्या बनता है, अलॉय बनता है। बट ध्यान में क्या रखना है, मिक्स जब होगा, जब एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे, वो किस रेशो में होंगे, उसके लिए यहां मैंने एक वर्ड लिखा है, दैट इज होमोजीनियस। ये वर्ड ध्यान रखना। तो अलॉयज जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, अलॉयज आर होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन
ध्यान से सुनना, सॉलिड सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन। आपको पता रखे मैंने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर भी कि सॉल्यूशंस कितने तरह के होते हैं, 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, ये तीनों सॉलिड के होते हैं। फिर उसी तरीके से तीनों चीजें लिक्विड के अंदर, तीनों चीजें गैस के अंदर। तो यहां सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉलिड डिसॉल्व इन सॉलिड, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में डिसॉल्व करना है। जैसे एग्जांपल आपने बहुत बार पढ़ा होगा ब्रास एंड ब्रोंज का, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ। ब्रास क्या होता है, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर भी क्या है, सॉलिड, जिंक भी क्या होता है, सॉलिड। ब्रोंज इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर भी क्या होता है, सॉलिड, टिन भी क्या होता है, सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड, बट ध्यान रखना किस तरीके से डिसॉल्व करना है, किस रेशो में करना है, होमोजेनियस। होमोजेनियस क्या होता है, इक्वल रेशो के अंदर। अमाउंट जो दोनों का यूज किया जाएगा वो इस तरीके से यूज करना है ताकि कोई ज्यादा ना रहे कोई कम ना रहे। बात में आ गई। सो अलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज आर होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं होमोजेनियस रेशो के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है जो अलॉयज बनते हैं, अलॉयज फॉर्म्ड बाय, अलॉयज फॉर्म्ड बाय, जो अलॉयज बनते हैं वो किन किन मेटल के साथ, क्या हम किसी भी मेटल को इसी के साथ जोड़ दें। जैसे मैंने यहां लिखा कॉपर प्लस जिंक कर दिया, क्या मैं कॉपर में आयरन डाल दूं, क्या मैं कॉपर में गोल्ड डाल दूं, क्या मैं कॉपर में कुछ कोई और मेटल डाल दूं, मैंगनीज डाल दूं। तो कौन सा मेटल किसी दूसरे मेटल के साथ मिलके अलॉय बनाएगा, उसके लिए ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान सुनना इस पॉइंट को कि क्या पॉइंट है ये, कि विच मेटल कैन कंबाइन विद अनदर मेटल, या कौन सा मेटल दूसरे मेटल के साथ अलॉय बनाएगा, या दो मेटल कब आपस में अलॉय बनाएंगे एक दूसरे के साथ मिक्स होके, उन दोनों में क्या रहना चाहिए, क्या ऐसी खास बात होनी चाहिए कि वो अलॉय बनाए। उसके लिए पॉइंट क्या है, अलॉयज फॉर्म्ड बाय दोज, अलॉयज केवल वो बनाएंगे whose metallic radii, ध्यान सुनना इस पॉइंट को, मैंने कहा अलॉयज फॉर्म्ड बाय दोज, अलॉयज केवल वो बनाएंगे whose metallic radii डिफर, जिनकी मेटेलिक रेडियस डिफर करेगी बाय नॉट मोर देन 15%। कहने का मतलब जिनकी रेडियस में 15% से ज्यादा का डिफरेंस ना हो, केवल वो ही क्या बनाएंगे, अलॉय बनाएंगे। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा दो मेटल जो मैंने लिए हैं उनकी जिनसे मुझे अलॉय बनाना है, सो द मेटल्स विच वी आर टेकिंग टू मेक अलॉय, सो दीज टू मेटल्स मस्ट नॉट हैव द रेडियस डिफरेंस मोर देन 15%। उनकी रेडियस में 15% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अलॉय फॉर्म, जो अलॉय बनते हैं दे आर वेरी हार्ड, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हार्ड। अगर हार्ड होंगे तो एमपी भी क्या हो जाएगा फिर, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट नोन अलॉयज जो आपको देखने को मिलते हैं, आपके सराउंडिंग में बहुत सारे अलॉय मिलते हैं, जो मैक्सिमम अलॉय या कहूं कि जो बेस्ट अलॉय आपको मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, फेरस के मिलते हैं। किसके मिलते हैं, फेरस के। आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आपके कई तरीके के होते हैं। स्टेनलेस स्टील आपके क्रोमियम के साथ भी होते हैं, आपके मैंगनीज के साथ भी होते हैं, ठीक है, आपके वेनेडियम के साथ भी होते हैं, आपके टंगस्टन के साथ भी होते हैं, आपके मोलिब्डेनम के साथ भी होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील की एक वाइड वैरायटी है, बट सब में यूज क्या होना है, आयरन। क्या यूज होना है, फेरस। तो बेस्ट नोन अलॉयज आर ऑफ फेरस। तो फेरस के सबसे बेस्ट अलॉय बनते हैं। नेक्स्ट, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या कि जो अलॉय बनता है, अलॉयज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल ही बना रहे हैं अलॉय, बट किसके साथ, विद नॉन ट्रांजिशन। ध्यान सुनना, ट्रांजिशन मेटल अलॉय बना रहा है किसके साथ, नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के साथ। अगर एक ट्रांजिशन मेटल, ध्यान देना, भी हमने एग्जांपल भी दे रखा है, ये दोनों ब्रास और ब्रॉन्ज आपका इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो यही पॉइंट मैंने बनाया है, अलॉयज ऑफ ट्रांजिशन मेटल विद नॉन ट्रांजिशन मेटल आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ब्रास एंड ब्रॉन्ज में कैसे
आपको पता लग करना है कि कौन सा ट्रांजिशन है कौन सा नॉन ट्रांजिशन। ध्यान देना, यहाँ कॉपर आपका कैसा मेटल होता है, कॉपर आपका ट्रांजिशन मेटल होता है। क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं? जिनके डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपको पता है आपको पता है Zn, कैडमियम, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इन तीनों के लिए मैंने क्वेश्चन बनाया था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। क्या क्वेश्चन बनाया था कि ऑल दीज थ्री आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट। ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं थे? क्योंकि तीनों के डी में क्या आते हैं? 10। तो फिर जिंक क्या हो गया? नॉन ट्रांजिशन। कॉपर कैसा है? ट्रांजिशन मेटल। जिंक कैसा है? नॉन ट्रांजिशन मेटल। तो जब एक ट्रांजिशन मेटल नॉन ट्रांजिशन के साथ जुड़ के अलॉय बनाएगा, उस तरह के अलॉय कहाँ यूज होंगे? इंडस्ट्रीज के अंदर। इंडस्ट्री में उनका यूज सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट ले लीजिए, कॉपर कैसा है? ट्रांजिशन। Sn कौन से ग्रुप में आता है? ये आपका पी ब्लॉक में आता है। पी ब्लॉक में याद होगा, ट्रिक मैंने बता रखी है आपको कैसे। शशि गई सोनीपत पंजाब, कौन से ब्लॉक में आता है? ये पी ब्लॉक। पी ब्लॉक मतलब कार्बन फैमिली, और कार्बन फैमिली किस में आती है? कार्बन फैमिली आती है आपकी पी ब्लॉक के अंदर। तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है कौन? Sn। तो अगर Sn पी ब्लॉक का है तो ये भी क्या है? ये भी आपका नॉन ट्रांजिशन है। तो Sn इज नॉन ट्रांजिशन, जिंक इज नॉन ट्रांजिशन, बट कॉपर क्या होता है? ट्रांजिशन। तो जब भी एक ट्रांजिशन मेटल किसी नॉन ट्रांजिशन के साथ अलॉय बनाएगा, तो उस तरह के अलॉय मैक्सिमम कहाँ यूज होते हैं? इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं। बात समझ में आ गई? तो दैट इज ऑल अबाउट अलॉय फॉर्मेशन। एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहां आपने एक वर्ड सुना होगा। क्या वर्ड सुना होगा? कोइनेज मेटल। सुना होगा कोइनेज मेटल। कोइनेज मेटल्स क्या होते हैं? कोइनेज मेटल वो होते हैं जो कॉइन्स बनाने में यूज होते हैं। कोइनेज मेटल्स आर दोज विच आर यूज टू फॉर्म कॉइन्स। और कॉइन्स किनके बनते हैं? आपने चांदी का सिक्का देखा होगा, कॉइन्स ऑफ सिल्वर। आपने गोल्ड सिल्वर देखा, गोल्ड के कॉइन्स देखे होंगे, और आपने कॉपर के भी कॉइन्स देखे होंगे। ठीक है, जो प्राचीन जब अंग्रेजों के टाइम पे यहाँ कॉपर के भी सिक्के चलाए जाते थे, तो यहाँ सिल्वर, गोल्ड और कॉपर तीनों क्या बनाते हैं? कॉइन्स बनाते हैं। इसीलिए इन तीनों को क्या बोलते हैं हम? कोइनेज मेटल्स। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।